नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में फ़िलहाल उपस्थित हैं दिगंबर जी। दिगंबर जी के विषय में एक संक्षिप्त परिचय हम आप सभी दर्शकों को देना चाहेंगे। दिगंबर जी लंबे समय से वैचारिक पत्रिका देश विदेश का संपादन कर रहे हैं। देश का प्रगतिशील प्रकाशन गार्गी प्रकाशन भी वे चला रहे हैं, जहाँ से प्रगतिशील साहित्यों का प्रकाशन होता है। इसके अलावे अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी साहित्य का भी प्रकाशन इनके यहाँ से होता है। आज उन्होंने सन एक्सप्रेस को अपना समय दिया है, इसलिए आपका टिस्टा हिमालय, उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार और द सन एक्सप्रेस का पूरे परिवार की ओर से उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय सन एक्सप्रेस के स्टूडियो के लिए दिया है। इसके लिए हम उन्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी इजाज़त के साथ हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो दिगंबर जी, मुझे लगता है कि शायद आप पहली बार सिलीगुड़ी की धरा पर आप आए जी। हैं। आ, कैसा लगा आपको सिलीगुड़ी में आकर के, और यहाँ का मौसम जो काफ़ी चर्चित है, कैसा अनुभव हुआ आपको? देखिए, वैसे तो मैं मूल रूप से एक पर्यटक के रूप में ही आया था घूमने के लिए, लेकिन हमारे पुराने दोस्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ ही आइए। और आते ही हमें जो यहाँ के एक साहित्यिक माहौल का की झलक मिली, वो सचमुच अभिभूत कर देने वाली है। जैसे मैं शाम को यहाँ आया और यहाँ उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार में यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा था, जो एक पुस्तक का विमोचन था। हम्म। और उस पुस्तक के लेखक हैं जतीन घोष, जिन्होंने अपने संस्मरणों की किताब लिखी है, तुम ही जीत बेई, हम्म। मैंने तुम जीतोगे ही। तो वो एक बहुत ही बढ़िया एक स्पोर्ट्समैन की अपनी आप बीती और उससे निकलने वाले बहुत अच्छे संदेश, जो मुझे वहाँ आधे घंटे के कार्यक्रम में रहने पर मुझे अंदाज लगा। हम्म। दूसरा ये कि यहाँ से कुछ दूर लुक्सान बाज़ार है, हम्म। जहाँ पर एक दूसरी किताब का विमोचन हुआ, जो ये इनका नाम है रीना सुब्बा, अच्छा। उनके उपन्यास का विमोचन हुआ, परिवर्तित अनुहार। और तीसरा कार्यक्रम जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक किताब है, लिंबू जाति की लोक कथाएं, जो हिंदी में अनुदित है और उस पर वहाँ चर्चा हुई। तो एक दिन में ऐसे 3 कार्यक्रम साहित्यिक आयोजन हो रहे हैं इस दूरस्थ एक इलाके में। ये मेरे लिए अभिभूत करने वाली बात थी। और मैं तो कहता हूँ कि अभी तो बादाव पैमा है और ये हाल अपना, विशाल हो तो खुशी से ही मर न जाए कहीं। तो यही है हमारी कैफियत। तो मज़ा आया सर बहुत मज़ा सिलीगुड़ी आया। में आकर के। अब मूलतः सर आप वैचारिक पत्रिका आप चला रहे हैं। जी। मेरा सवाल यह है कि आज जो दौर चल रहा है, इस दौर में विचार को दबाया जा रहा है, और इस परिस्थिति में आप वैचारिक पत्रिका चला रहे हैं। मैं आपको कुछ वर्ष पीछे ले जाना चाहूँगा कि आपके जहन में यह कौन से ख्यालात आए कि आपने वैचारिक पत्रिका निकालने की पहल की? जी। देखिए, एक तो जहाँ पे आवाज़ को दबाया जाता है, तो वहाँ पे नए-नए तरीके से अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के रास्ते भी निकल आते हैं। तो पिछले दिनों एक समानांतर, जैसे मीडिया से जैसे-जैसे आवाज़ गुम होते गए आम आदमी के, और जैसे-जैसे सच्चाइयों पर पर्देदारी होने लगी, तो जैसे सन एक्सप्रेस है या ऐसे बहुत सारे वैकल्पिक मीडिया के रूप सामने आए हैं। उसी में समझ लीजिए देश विदेश पत्रिका भी एक हम लोगों ने शुरू की। क्योंकि अंग्रेजी में तो पत्रिकाएं निकलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी पत्रिकाएं निकल रही हैं, लेकिन हिंदी में ऐसी पत्रिकाओं की कमी महसूस होती थी। तो हमारे साथियों ने एक सामूहिक कोशिश करके इस पत्रिका का प्रकाशन किया, और जिसमें ये त्रैमासिक पत्रिका है, और देश भर से बहुत अच्छा हम लोगों को इसका रिस्पांस भी मिला है, और काफ़ी माने इसने काम बढ़िया काम किया है। ये जो पत्रिका है,
जी। वैचारिक पत्रिका में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा संकट जो रही होगी हुँ, वो अर्थ की संकट रही होगी। जी। इससे कैसे जूझते हैं या फिर इसका समाधान कैसे निकालने का हुँ। आप लोग प्रयास करते हैं? देखिए, एक तो बहुत आसान रास्ता ये था कि हम लोग विज्ञापन वगैरह लेते। हम लोगों ने शुरू से ही ये तय किया था कि विज्ञापन नहीं लेंगे और कहीं से फंड नहीं लेंगे। तो इसके लिए एक ही तरीका है, हम लोग अपने पाठकों की और संख्या बढ़ाई जाए। शुभचिंतकों पर निर्भर रहे हैं। और कभी-कभी जब एकदम संकट की स्थिति आती है तो अपने पाठकों से हम लोग अपील करते हैं, जो हम लोगों को कुछ न कुछ छोटी-छोटी राशि से सहयोग करते हैं। और हमारी कम अभी तक आर्थिक संकट हम लोगों के सामने नहीं आया। दूसरे एक है कि हम लोग ज़्यादातर जो पत्रिका बेचने वाले साथी हैं हमारे, वो पैसे तुरंत वापस दे देते हैं। जैसे अभी तीस्ता हिमालय के साथ हुआ, या बहुत सारी लोग लघु पत्रिकाओं के साथ ऐसा हुआ है कि पैसे वापस नहीं आते हैं, लाखों लाखों रुपए डूब जाते हैं। तो कितना कोई व्यक्तिगत रूप से लगा के निकाल पाएगा। लेकिन ये कमी हम लोगों को नहीं होने पाई, क्योंकि इसके बारे में हम सतर्क थे। दिगंबर जी, आपके यहाँ से विदेशी साहित्यों का भी प्रकाशन होता है, जी। तो विदेशी साहित्य तो मूलतः उसकी भाषा तो कुछ हम्म, अलग ही रही होगी, चाहे जी। अंग्रेजी हो, चाहे लैटिन अमेरिकी हो, चाहे जी। अफ्रीकी हो। हम्म, तो इसमें जो समस्या आती है अनुवाद की समस्या, हम्म, इसे आप कैसे हम्म, मतलब समाधान इसका निकालते हैं? ठीक है। एक तो जो हमारे सहयोगी हैं वो बहुत अच्छे अच्छे अनुवादक हैं, जो हमें लगभग मुफ्त में अपनी अपने अनुवाद देते हैं छापने के लिए, क्योंकि ये भी एक सामूहिक प्रयास है गार्गी प्रकाशन। जैसे हम एक साहित्यिक अफ्रीकी साहित्य श्रृंखला का हम लोगों ने शुरुआत किया। तो भारत में बहुत जाने माने एक पत्रकार हैं, आनंद स्वरूप वर्मा, जो अफ्रीकी साहित्य के विशेषज्ञ हैं। और सच पूछा जाए तो हिंदी पाठकों को अफ्रीकी साहित्य से इंट्रोड्यूस करने का काम उन्होंने ही किया है, हिंदी पाठकों का। वो हम लोगों के लिए बहुत ही बेशकीमती किताबें अपनी अनुवाद करके दिया। जैसे नगुंगी वथ्यांगो का एक उपन्यास है, पेटल्स ऑफ ब्लड, जिसका अनुवाद उन्होंने किया, खून की पंखुड़ियाँ। और बहुत सारी और भी। नगुंगी जब भारत आए थे तो स्पेशली हम लोगों से 1 घंटे की मुलाकात भी उन्होंने की थी, और इस बात के लिए बधाई दी कि आप लोग हिंदी पाठकों तक हमारी किताबें पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे एक तो अनुवादकों को हमें बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं, और आमतौर पे नहीं देने पड़े, बहुत ज़रूरतमंद हो तभी हम लोग देते हैं। अब अनुवाद की जो समस्या है, अनु खुद अंग्रेजी अफ्रीकी साहित्य का हमारे यहाँ अनुवाद तो प्रकाशित होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूरोसेंट्रिक होने के चलते यूरोपीय भाषाओं का, और उसमें भी अंग्रेजी का, तो धड़ाधड़ अनुवाद छप जाता है। लेकिन जो खुद एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देश हैं, जहाँ की रचनाएं हमारी जनजीवन से बहुत ज़्यादा मिलती हैं, जैसे आप अफ्रीकी उपन्यास पढ़ें तो लगेगा कि ये तो हमारे आसपास की कहानी है, लेकिन उसका अनुवाद बहुत कम प्रकाशक करते हैं। समकालीन हिंदी रचनाएं तो खूब छप रही हैं, माने सैकड़ों हजारों की संख्या में, लेकिन जो विश्व क्लासिक्स हैं वो नहीं छप रहे हैं। तो हम लोगों ने आपस में बैठ के, जो अनुवाद करने वाले लोग थे उनके साथ बैठ के डिस्कस किया कि क्या ये साहित्य जो अनमोल साहित्य है वो हिंदी पाठकों तक नहीं जाना चाहिए। तो लोगों ने भरपूर सहयोग किया और उन्होंने दिया। कठिनाई है, जैसे आपने पूछा कि अनुवाद की कठिनाई, तो अफ्रीकी साहित्य जो है, जिन भाषाओं में, जिन देशों के पृष्ठभूमि में लिखा गया है, वहाँ पे स्लैंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और जो लोकल डायलेक्ट के शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए अब कम से कम हम लोगों को ऑनलाइन डिक्शनरी उपलब्ध है तो आसान हो जाता है, नहीं तो पहले तो बहुत ही मुश्किल काम था ये। मतलब खुद एक रिसर्च वर्क हो जाता था, तो पहले से कुछ आसान भी हुआ है। दिगंबर जी, ऐसे साहित्य जब आप छापते हैं हम्म, तो पाठकों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है जब वो पढ़ते हैं? हम्म। बहुत शानदार रिस्पॉन्स है। और सबसे बड़ी बात, ये साहित्य तो आम पाठकों के लिए है, हम्म। बहुत सरल भाषा में अनुदित भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रशंसा जो होती है वो हिंदी के जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो अभी उनको लगता है पहली बार मैं अफ्रीकी साहित्य पढ़ रहा हूँ, पहली बार मैं लातिन अमेरिका के किसी देश का, पेरू का, या वहाँ के और छोटे छोटे देशों का साहित्य पढ़ रहा हूँ। और वो देखते हैं ये तो हमारे समाज का साहित्य है, और इससे मैं अब तक वंचित रह गया। और सच पूछिए तो गार्गी प्रकाशन को सबसे ज़्यादा जो
मान सम्मान मिला है, प्रतिष्ठा मिली है पाठकों से, वो इन्हीं किताबों के चलते मिली है। वैसे तो हम लोगों ने और भी बहुत तरह की किताबें छापी हैं, लेकिन ख़ास तौर से ये जो अनुदित साहित्य है, जैसे एक चीज़ का मैं जिक्र करूँगा। जी। एक फ्रेडरिक एंगल्स की किताब है कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, जो अब से 175 साल पहले लिखा गया था। बहुत सारे सोवियत लिटरेचर हैं जिसमें मार्क्स एंगल्स की रचनाएं हैं, अनुवाद हैं, लेकिन एंगल्स की इतनी शानदार किताब अभी तक अनुवाद नहीं हुआ था। पौने 200 साल बाद गार्गी प्रकाशन के सौजन्य से यह किताब प्रकाशित हुआ, इंग्लैंड में मजदूर वर्ग की दशा के नाम से, और इसको हाथों हाथ लोगों ने लिया। इसी तरह से एक मूसा से मार्क्स तक किताब है, जिसका भी पिछले दिनों 1 साल के अंदर एक संस्करण, 1000 कॉपियाँ ख़त्म हो गई, उसका दूसरा संस्करण भी आया और उस पर कई जगह चर्चाएं हुई हिंदी क्षेत्र में, माने दिल्ली में, आजमगढ़ में और छोटे छोटे शहरों में। तो वो एक यादगार किताब थी, जिसमें एक ही किताब के अंदर दर्शन के इतिहास को मूसा से लेके, यानी आदिम साम्यवाद से लेके और वर्तमान तक की सारी चीज़ों को समेट के रखा गया, बहुत ही सरल ढंग में। दिगंबर जी, मैं दर्शकों की ओर से जानना चाहूँगा, आम पाठकों की ओर से, कि जो केवल भारतीय साहित्य पढ़ते हैं, वो विदेशी साहित्य नहीं पढ़ते हैं, ऐसे पाठक को विदेशी साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए? संक्षेप में ज़रा बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, आज की दुनिया जो है वो एक वैश्विक दुनिया है, एक कहते हैं ग्लोबल विलेज है। तो आप जैसे अगर हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, तो आप जैसे एक बड़े गांव की कल्पना कीजिए, जिसके एक टोले में रहते हैं आप, तो एक ही टोले की कहानी आप जानते हैं, लेकिन उस गांव में तो कई कई टोले हैं, कई कई उपबस्तियां हैं, और सबकी ज़िंदगी कुछ हमसे मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं। और ख़ास तौर से जो कभी उपनिवेश रहे हुए देश हैं तीसरी दुनिया के, वो आज़ाद हुए, हम भी आज़ाद हुए। आज़ादी के 70 साल बाद आज हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं, वो किस परिस्थिति में जी रहे हैं, इसकी तुलनात्मक अध्ययन अगर करना है तो इन साहित्य को ज़रूर देखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हम बहुत सेलेक्टिव चीज़ें छापते हैं, बहुत ही क्लासिकीय जब कहते हैं, तो इसका मतलब कि दुनिया में जिसको एक प्रतिष्ठा मिल चुकी है शास्त्रीय साहित्य के रूप में, उन्हीं का प्रकाशन करते हैं, तो बहुत सेलेक्टेड होता है। और इसीलिए जो भी किताब हम लोग अब तक छापे हैं, वो सारी किताबें ही लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगी हैं। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सन एक्सप्रेस और आपका तिस्ता हिमालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि, और आप लोगों के बीच ये लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि उन्होंने हमें आपसे मिलने का मौका दिया है, और मुझे बहुत खुशी हुई है इतने दूर दराज के इलाके में रह के, और इतना बढ़िया माहौल ये देखने को जो हमें मिला है, साहित्यिक माहौल, ये मुझे सचमुच, और ये इसमें आप सभी पाठकों का भी, श्रोताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये एक तरफा मामला नहीं है, ये दोनों तरफ से चलने वाला एक कम्युनिकेशन का मामला है। और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद दिगंबर जी, अपना इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। दिगंबर जी वापस जब सिलीगुड़ी कभी आएंगे, फिर उनसे हम कई अन्य मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद।